हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरू ज्योमेटिक्स। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट 6 लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट एंड सेकंड यूनिट जो है हमारे पास 7th यूनिट काई स्क्वायर टेस्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड ऑफ क्या जनरल प्रिंसिपल क्या होता है लीस्ट स्क्वायर्स का। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो गेट सिलेबस है उसके अंदर टॉपिक है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट से आपको क्या लगता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास जो भी इक्वेशन दी हुई होगी उसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे एडजस्ट किया जाए हमारे पास। तो उसका हम न्यूमेरिकल देखेंगे। मेनली हम प्रीवियस ईयर्स का ही न्यूमेरिकल देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है, हम उसका एक जनरल प्रिंसिपल देख लेते हैं। और अगर हमने देखा होगा कि जब हम रिग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस d1 d2 d3 इनका स्क्वायर का सम जो है मिनिमम होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और पूरा समझा जाएगा कि लीस्ट स्क्वायर होता क्या है। तो अगर आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो मैंने रिग्रेशन में आपको पूरा अच्छे से बता दिया था। अब उसका क्या प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड टू द प्रोबेबिलिटी इक्वेशन It is found from the probability equation that the most probable value of a series of errors arising from observation of equal weight are those for which the sum of the squares is minimum। तो अगर आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जैसे ये मैंने क्या वेट के कॉन्सेप्ट में समझा रखा है। जैसे आपने मेरे मैथमेटिकल लेक्चर सीरीज़ के अंदर देख सकते हो कि वेट से रिलेटेड जो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं जिसके अंदर, उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं और जो हमारे पास गेट सिलेबस में भी है। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का जनरल प्रिंसिपल देखेंगे। और जो रिग्रेशन के फॉर्मेट में था वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है इसका वो सेम रहता है। वो फंडामेंटल लॉ क्या है हमारे पास कि जो एरर का स्क्वायर का सम होता है उसको मिनिमाइज करते हैं, जैसे कि बेस्ट फिटिंग लाइन मिल जाए तो वो मिनिमम होना चाहिए, फिर 0 हो तो बहुत बढ़िया होता है। तो इसके अंदर क्या है प्रिंसिपल देख लेते हैं। द फंडामेंटल लॉ ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस यूनिट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये हमारे पास प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी अवेलेबल फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द वन फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल एरर्स इज ए मिनिमम। मैं आपको ये वेट वाला कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ या फिर मोस्ट प्रोबेबल वाला कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस ईयर गेट ज्योमेट्रिक 2022 में आया था वो हमारे पास इसी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के बेसिस पे ही मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से एग्जांपल आया था। तो हम क्या पूरा यही पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर्स का था। बाकी रिग्रेशन से क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है हमारे पास, फंडामेंटल लॉ तो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो एक बार ये चीज़ समझ आ जाएगी तो हमारे पास न्यूमेरिकल भी ईजिली हो जाएगा। तो देखते हैं इसका फंडामेंटल लॉ क्या था कि जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल एरर्स होता है वो मिनिमम होना चाहिए, वो हमारे पास मिनिमाइज होता है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स कहलाता है। अब ये रेजिडुअल एरर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रेजिडुअल एरर्स होता है डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज होती हैं और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज होती हैं उनके एरर को, उनके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम, रेजिडुअल एरर। इनके स्क्वायर का सम अगर देखा जाए समीशन ऑफ आर स्क्वायर वो हमारे पास 0 है तो वो हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स होता है। ये 0 है तो हमारे पास क्या है कि जो भी डेटा था हमारे पास गिवन डेटा वो हमारे पास एक्यूरेट होता है और बेस्ट फिटिंग लाइन पे हम उसको मैच कर सकते हैं, क्योंकि एरर का स्क्वायर क्या मिनिमाइज है हमारे पास और उससे जो वैल्यू होती है वो ट्रस्टवर्दी होती है। तो प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। समीशन ऑफ आर स्क्वायर क्या 0 होना चाहिए, फिर मिनिमम होना चाहिए। 0 तो नहीं होगा लेकिन मिनिमम होगा, 0 भी हो सकता है। 0 होगा तो मतलब कि वो पूरा एक ही लाइन पे हमारे पास सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे फॉलो कर रहे हैं रिग्रेशन के केस में। तो व्हेन ए क्वांटिटी इज बीइंग डिटेक्टेड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस द रेजिडुअल एरर्स विल बी डिफरेंस बिटवीन द एडप्टेड वैल्यू एंड द सेवरल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज।
तो आपको जो ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर समझाऊंगा मैं आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के केस में ही समझाऊंगा। आपसे जो भी हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू से रिलेटेड बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होती है। हमारे पास क्या है एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं हो सकती, तो हम क्या है एक ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है, बहुत क्लोज होती है हमारे पास, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाती है। अगर उसमें से हम ऑब्जर्व वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो रेजिडुअल एरर कहलाता है। तो मान लीजिए हमारे पास, तो जब रेजिडुअल एरर कम होगा तो हमारे पास वो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो जनरली ट्रू वैल्यू को क्लोज हो जाएंगी। तो इसलिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का मेथड इसी यही पर्पज़ है कि हमारे पास जितने भी डेटा है वो हमारे पास ट्रू वैल्यू के क्लोज हो। तो हमारे पास मान लीजिए इसका प्रिंसिपल या डेरिवेशन समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। ये हमारे पास एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी बट एक कॉन्सेप्ट हमारे पास दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं कि लेट v1 v2 v3 जितने भी हमारे पास ये ऑब्जर्व वैल्यूज है और x हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मानी, तो x माइनस वी1 e1 जो हमारे पास रेजिडुअल एरर हो गया, तो x माइनस वी1 x माइनस वी2 ये x माइनस वी तक जितनी वैल्यूज है वो हमारे पास रेजिडुअल एरर आ गया। अब हमने क्या m को अर्थमेटिक मीन माना। अर्थमेटिक मीन हमारे पास कितना हो गया, समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन ऑफ v बाई n हो गया। और फिर जितनी भी ये इक्वेशंस हैं उनको ऐड करोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स n इंटू एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एक्स माइनस का समेशन ऑफ v और इज इक्वल टू समेशन ऑफ v एरर। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने, v को इधर ले गए और डिवाइडेड बाई n किया तो ये इक्वेशन बन गई और समेशन ऑफ v बाई n को हमारे पास क्या लिख दिया, m लिख दिया हमारे पास। तो x इज इक्वल टू x के हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, m हमारे पास अर्थमेटिक एवरेज वैल्यू और ये समेशन ऑफ एरर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इफ़ n इज लार्ज एंड e इज केप्ट स्मॉल बाय मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट, समेशन ऑफ e बाई n बिकम्स प्रैक्टिकली इनफाइनाइटेसिमल विद रेस्पेक्ट टू m। तो अगर देखा जाए कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, बहुत ज़्यादा हमने रिकॉर्ड की हुई है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, तो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एरर क्या है हमारे पास, एरर हमेशा स्मॉल होता है और उसमें डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देंगे तो ये जो m के रेस्पेक्ट में ये जो समेशन ऑफ e बाई n की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। तो x जनरली, तो इसको हम क्या नेगलेक्ट कर देते हैं, तो x जनरली किसके बराबर आ जाता है, m के बराबर। तो मोस्ट प्रोबेबल जनरली क्या है, हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। तो x इज अप्रोक्सीमेटली m, दस द अर्थमेटिक मीन इज़ द ट्रू वैल्यू वेयर द नंबर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज इज़ वेरी लार्ज। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के केस में मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, अर्थमेटिक मीन के बराबर। अब क्या हमारे पास R1 R2 R3 रेजिडुअल्स हो गए, m x के बराबर हो गया, तो वही सेम चीज़ हो गई हमारे पास, x की जगह m लिख दिया और जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या बन गई, r से डिनोट कर दिया हमने e को जो एरर था हमारे पास। अब क्या हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू के केस में लिख रहे हैं वही सेम चीज़, m माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, तो ये हमारे पास nm माइनस इन सारी इक्वेशंस को जोड़ दिया तो माइनस का समेशन ऑफ v इज इक्वल टू समेशन ऑफ r, तो m को हम समेशन ऑफ v बाई एन प्लस समेशन ऑफ r बाई एन लिखते हैं। अब m इज इक्वल टू समेशन ऑफ v बाई एन था, हमने देखा था कि m कैसे निकाल रहे थे, हम समेशन ऑफ v अपॉन में n निकाल रहे थे, तो हमारे पास समेशन ऑफ r बाई एन के 0 आ गया कि द सम ऑफ रेजिडुअल्स इक्वल 0 एंड सम ऑफ द प्लस रेजिडुअल्स इक्वल टू द सम ऑफ माइनस रेजिडुअल। तो समेशन ऑफ r बाई एन के इस इक्वेशन से 0 आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या है, कुछ नेगेटिव वैल्यू जो होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ वैल्यू से ज़्यादा होगी, कुछ वैल्यू से कम होगी, ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी। तो कुछ जो है एरर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा, तो उसको इक्वल्स करते हैं तो वो 0 हो जाता है हमारे पास, समेशन ऑफ r बाई एन की वैल्यू 0 आ गई। तो लेकिन अभी हमारे पास प्रिंसिपल हुआ नहीं है, प्रिंसिपल क्या है यहाँ से शुरू होता है। मान लीजिए अगर हमने n की जगह m की जगह कोई ऐसी वैल्यू ले ली, कोई अननोन वैल्यू ले ली जो एवरेज वैल्यू नहीं है, उसमें से क्या जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी उनको माइनस करके r डैश की वैल्यू निकाली, मीन्स ये रेजिडुअल एरर नहीं है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू n नहीं है। हमारे पास कोई भी अलग वैल्यू ले ली जो अर्थमेटिक मीन नहीं है, उसमें से फिर सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे लिख दिया, तो क्या आया n माइनस वी एन, लास्ट वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी, n माइनस वी एन इज इक्वल टू r डैश n। अब इसका क्या हमने स्क्वायर किया और ऐड किया, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस 2m समेशन ऑफ v। ये कौन सी स्क्वायर को किया, ये वाली इक्वेशन को किया।
तो इसका अगर सम करके स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वैसे ही इसके लिए ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखेंगे हमारे पास कि जो ये एन एम है, एन एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ वी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एम इज इक्वल टू कितना था, समेशन ऑफ वी बाई एन था। तो यहाँ से समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू कितना हो गया, एन इंटू का एम हो गया हमारे पास। तो उसको इक्वेशन में पुट कर दिया हमारे पास, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये जो एन एम की जगह कितना हो गया, एम इंटू समेशन ऑफ वी हो गया। फिर इसको हमने पूरा सॉल्व करके जो इक्वेशन बनी, इसको हमने ये इक्वेशन बनी। इसके बाद हमारे पास समेशन ऑफ वी बाई एन पुट कर दिया और इक्वेशन बना दी हमने। ये हमारे पास किसके इक्वल है, समेशन ऑफ आर स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये वाले पार्ट को इधर ले गए, तो समेशन ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन आ गया हमारे पास। अब देखा जाए कि समेशन ऑफ वी स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 9 और हमारे पास ये वाली इक्वेशन का, और हमारे पास इसको सब्सटीट्यूट कर दिया हमारे पास इक्वेशन 8 में। तो हमारे पास ये जो समेशन ऑफ वी स्क्वायर है, इसके बदले हमने समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर बाई एन पुट कर दिया। उसको एन को पुट करोगे तो आपके पास ये मिलेगा कि समेशन ऑफ आर डैश स्क्वायर जो है वो समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एन इंटू एन माइनस समेशन ऑफ वी बाई एन का स्क्वायर है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास फंडामेंटल इसका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एन इंटू का एन माइनस समेशन ऑफ वी बाई एन का होल स्क्वायर, ये आया हमारे पास। अब देखा जाए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर है जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मीन्स अर्थमेटिक मीन से हमने ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ का माइनस करके जो एरर निकाला था उसका स्क्वायर है। और यह है कि किसी भी वैल्यू से हमने माइनस करके एरर निकाला, उसका स्क्वायर करके सम कर दिया। तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ है और ये हमारे पास कोई भी अननोन वैल्यूज़ है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, अब देखा जाए कि जो एन है, एन माइनस समेशन ऑफ वी बाई एन करेंगे, ये कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आएगी। ये हमारे पास क्या एवरेज वैल्यू है और ये हमारे पास अननोन वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि यह प्लस होगा माइनस होगा, स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, मीन्स ये ऐड ऑन ही होगा, ये माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है। तो इससे क्या पता चलता है कि आर स्क्वायर जो है वो छोटा है आर डैश स्क्वायर से। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास कि एन माइनस समेशन ऑफ वी बाई एन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर इज लेस देन द आर डैश स्क्वायर का समेशन से। तो डेट इज, इसका मतलब क्या हो कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स फाउंड बाय द यूज ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, दिस इज नोन एज द फंडामेंटल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। तो इसीलिए हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है उसको हम उससे हम जो एरर निकालते हैं जिसे हम रेजिडुअल एरर कहते हैं, उनके स्क्वायर का सम जो है मिनिमम होता है। अगर हम किसी और अननोन से निकालते हैं तो उसका स्क्वायर जो है कितना भी कर लीजिए रेजिडुअल एरर के स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा। तो वो हमने प्रूफ किया है यहाँ पर कि जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल्स फाउंड बाय द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। तो जो अर्थमेटिक मीन से एरर निकाल रहे थे वही हमारे पास मिनिमम होता है। तो ये फंडामेंटल है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए किया था। जो न्यूमेरिकल था वो किस बेसिस पे और किस तरीके से पूछे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था वो ये था कि फॉर फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन इक्वेशंस आर ऑब्टेन्ड इन अ सर्वे टास्क एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस में है, गेट सिलेबस में, वो है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर एडजस्टमेंट, मीन्स हमारे पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और इस तरीके के न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है हमारे पास एक्स और वाई की। तो सिंपल सा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल इक्वेशन। तो हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। और नंबर ऑफ़ नॉर्मल इक्वेशंस कितनी होती है, वो होती है हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स के बराबर। तो नंबर ऑफ़ अननोन्स कितने हमारे पास, नंबर ऑफ़ अननोन्स है हमारे पास एक्स और वाई, 2 अननोन्स है। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी, 2 बनेंगी। तो मैं ये फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर का मैंने एनालिसिस किया हुआ है मेरी, आप उस वीडियो में भी देख सकते हो, पर मैं आपको फिर से सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि लीस्ट स्क्वायर मेथड और नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो आपको क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे
जेड भी होता तो 3 अननोन होते तो हमें तीनों के लिए अलग अलग नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ती है और फिर उनकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज़ निकालनी होती। अभी क्या हमारे पास क्वेश्चन में एक्स और वाई निकालना है और 2 ही नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे, एक्स के लिए लिखेंगे। तो एक्स के लिए क्या कैसे लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन, एक्स का कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1 है, क्योंकि 1x + 1y = 3 लिख सकते हैं ना। तो इसका जितना भी कोफिशिएंट होता है जैसे 1 है तो 1 को ही हम पहली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे, इसको माइनस लिख लिए, -3 = 0 प्लस दूसरी वाली का कोफिशिएंट कितना है 2 है तो प्लस का 2 × 2x + y -6 और फिर हमारे पास = 0 ना लिख के इसको सिर्फ इक्वेशन लिख लेते हैं और प्लस का इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 × x + 2y -4 = पूरे का 0 लिख लेते हैं। तो = 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x + y -3 + 4x + 2y -12 प्लस x + 2y -4 = 0। इसको आप सॉल्व करोगे नॉर्मल इक्वेशन के लिए तो 1 + 4 + 1 6x, ये आएगा 6x प्लस 1 + 2 + 2, ये हमारे पास 5y और ये 3 12 15 और 4 19 = 19। तो हमें एक ये इक्वेशन याद रखनी है 6x + 5y = 19। फिर उसके बाद हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे y के लिए, नॉर्मल इक्वेशन फॉर y क्योंकि दूसरा अननोन y है। तो y के लिए क्या इसका कोफिशिएंट 1 है तो हम क्या करेंगे 1 × जो इक्वेशन है 1x + y -3 प्लस दूसरे का भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 × 2x + y -6 और जो थर्ड कोफिशिएंट है वो थर्ड इक्वेशन उसका कोफिशिएंट जो y का है वो है हमारे पास 2, तो 2 × x + 2y -4 = 0। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा 1 + 2 + 2, ये हो जाएगा 5x, ये 1 + 1 2 और +4 6y = 3 6 9 और ये 8 9 8 17। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो ये नॉर्मल इक्वेशन फॉर y हो गई। और इससे पहले जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो इक्वेशन थी पहले वाली जो लिखी थी हमने, जो निकली थी वो थी 6x + 5y = 19, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू निकालिए। आप इसमें से x को सब्सटीट्यूट करके y में रख सकते हो, दूसरी इक्वेशन में रख सकते हो, या फिर कैसे भी आपको पता ही है कि 2 अननोन है 2 इक्वेशन है, सॉल्व करके आप इक्वेशन x और y की वैल्यू निकालिए। तो आपकी x और y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 2.64 और y की वैल्यू आपको मिलेगी 0.64। तो आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको पता चल गया। अगर यहाँ पर जेड होती या जेड एक कोफिशिएंट होता तो आपको नॉर्मल इक्वेशन जेड के लिए भी लिखना होता। तो जो भी उसके कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को 3 अननोन और फिर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से मोस्ट प्रोबेबली गेट एग्जाम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसको आप नॉर्मल इक्वेशन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। और नॉर्मल इक्वेशन का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उसमें मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा रखा है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड चांसेज है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम गेट 22 में तो पूछा गया था और चांसेज है कि इस बार भी पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा ये नहीं पता, इसलिए मैंने क्या आपको थ्योरी भी कवर की हुई है और साथ के साथ न्यूमेरिकल भी कवर की गए हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट देख लेते हैं क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस इज स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है यूज टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ द सैंपल टू ए नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो इससे क्या हम काई स्क्वायर टेस्ट से क्या कंपेयर करते हैं
पॉपुलेशन वेरिएंस को और सैंपल वेरिएंस को। तो हमारे पास दो डेटा अवेलेबल होते हैं, सैंपल का सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस कितना वेरी कर रहा है उसको कंपेयर करते हैं हमारे पास। तो इट इज़ यूज टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हमारे पास एक हाइपोथेसिस टेस्ट मैंने आपको बताया था, नल हाइपोथेसिस। तो उसी से रिलेटेड अभी हम देखेंगे आगे कैसे इसके प्रोसीजर होते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि काई स्क्वायर टेस्ट हम करते क्यों हैं, कंपेयर करने के लिए सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस को। और ये जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं वो जनरली हम मान के चलते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होता है हमारे पास, जो भी सैंपल से हम ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जो भी सैंपल होता है हमारे पास। तो स्टेप्स क्या हमारे पास काई टेस्ट के, वन वेरिएंस टेस्ट के लिए हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट कैसे स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले स्पेसिफाई द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। द नल हाइपोथेसिस यूजुअली डेट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वैल्यू, while the alternative hypothesis is that the population variance is not equal to the value। तो नल हाइपोथेसिस में माना जाता है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है, मीन्स मैं अभी फार्मूला नहीं लिखना चाहता क्योंकि जब फार्मूला आएगा तभी लिखेंगे। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस है उसमें ऐसे डिनोट नहीं होगा, किसी और सिंबल से डिनोट करते हैं हम। तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि, या फिर मैं आपको लिख ही देता हूँ फार्मूला, जिससे कि आगे फिर कंफ्यूज ना हो, बार बार सिंबल्स यूज होंगे। तो जो हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है, वो जनरली हमारे पास हाइपोथेसिस मानते हैं कि ये हमारे पास किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल है, और अगर ये इसके बराबर नहीं है तो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो बस एक सिंपल सी बात है। तो पहले हम उसको हाइपोथेसिस को देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम सेकंड स्टेप में सेलेक्ट ए सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन एंड कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस एंड साइज। फिर हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल हम चूज करते हैं और उसका सैंपल वेरिएंस निकालते हैं, या फिर उसका सैंपल साइज के साथ उसका वेरिएंस निकालते हैं। थर्ड हमारे पास है कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक विच इज सैंपल वेरिएंस डिवाइडेड बाय द नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस। तो थर्ड केस में हमारे पास क्या है, जो सैंपल वेरिएंस है उसको हम एस स्क्वायर से डिनोट किया, डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन वेरिएंस। फोर्थ है हमारे पास डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा ऑफ द टेस्ट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे और अल्फा टेस्ट के बेस पे हम क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम आर कैलकुलेटेड एट द सैंपल साइज -1। तो सैंपल साइज अगर n है तो n-1 क्या हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये सारी चीज़ें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब हम आगे पूरे सिम्बोलॉजी के साथ और प्रॉपर वे में भी देखेंगे। तो बस मैं आपको बस एक आइडिया बता रहा हूँ, और ये सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बस ये है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आपको ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं। तो फिर उसके बाद जब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया, अल्फ़ा के बेस पे क्रिटिकल वैल्यू हमें मिल जाती है, उसके बाद क्या करते हैं हम कंपेयर करते हैं द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू द क्रिटिकल वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर टू रिजेक्ट और फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस हमने मानी थी वो हमारे पास एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, उस क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करने के बाद डिसीजन लेते हैं। इफ द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक एक्सीड द क्रिटिकल वैल्यू द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो जैसे अगर आपको मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए एक एग्जांपल कराया था, तो वैसे ही सिंपल है। तो स्टेप्स अगर मैं फिर से ईजी वे में समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस मानी, H0 माना है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बराबर है, और वो एक्सेप्टेबल है, मींस एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे उसको हम फाइनल रिजल्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है हमने नल हाइपोथेसिस को माना। उसके बाद हमने क्या किया, सैंपल निकाला, उसका वेरिएंस निकाला, सैंपल का वेरिएंस और साइज कैलकुलेट कर लिया, तो एस स्क्वायर हो गया। तो हमने सिग्मा स्क्वायर निकाल लिया, दूसरे स्टेप में एस स्क्वायर निकाल लिया। तीसरे केस में हमने क्या किया, एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर कर दिया। और फिर फोर्थ केस में हमारे पास क्या है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल साइज जितना लिया उसमें से एक को माइनस किया, n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पे और अल्फ़ा के 5% कॉन्फिडेंस लेवल है या कितना, उसके बेस पे एक टेबल होती है, उससे क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास डिटरमाइन हो जाती है। तो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। अगर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड टेस्ट से जो हमने वैल्यू की है, वो उस क्रिटिकल वैल्यू या फिर जो भी रेंज आई उसके अंदर आ रही है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस को
एक्सेप्ट करेंगे। अगर उस क्रिटिकल वैल्यू से बाहर जा रही है, उस रेंज से बाहर जा रही है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। कैसे होगा ये सब हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो कंडीशंस क्या है हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस के लिए, इतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमारे पास जो स्टेप्स थे वो एक बार के लिए इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी एग्जाम्पल को तो उसी स्टेप्स के तरीके से करेंगे। टू कंडक्ट वैलिड काई टेस्ट स्क्वायर टेस्ट फॉर ए वन वेरिएंस द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। द सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं और रैंडमली ड्रॉ करते हैं। ईच ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज होना चाहिए, मीन्स जो फॉलो करे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे। तो ये भी हो सकता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में थ्योरी के बेसिस पे आपको पूछ लिया जाए कि काई स्क्वायर टेस्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास टिपिकल नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस इन द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस। तो ये हमारे पास क्या फर्स्ट स्टेप है। द नल हाइपोथेसिस इन काई स्क्वायर टेस्ट फॉर वन वेरिएंस टेस्ट इज दैट द सैंपल वेरिएंस इक्वल्स द नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस, दिस इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हमने नल हाइपोथेसिस क्या है कि सैंपल पॉपुलेशन वेरिएंस को क्या है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू क्या है कि जो सैंपल वेरिएंस है उसके बराबर है या नहीं है वो हमने मान लिया। ये काई स्क्वायर टेस्ट अब हम पढ़ रहे हैं। काई स्क्वायर टेस्ट के लिए पहला स्टेप क्या था कि हाइपोथेसिस या फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो था उसको चूज़ करना। तो सबसे पहले हमने क्या माना यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट के लिए कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो हमारे पास सैंपल वेरिएंस के इक्वल है, वो हमने नल हाइपोथेसिस माना। अगर ये इक्वल आ गया मीन्स क्रिटिकल वैल्यू और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर आ गई या उसकी रेंज में आ गई हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये इक्वल हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बाहर आई वैल्यू तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहला केस जो है हमारे पास वो है कि पॉपुलेशन वेरिएंस को हम किसके इक्वल मानते हैं, सैंपल वेरिएंस के बराबर मानते हैं। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि उसके अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज दैट द सैंपल वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू द नॉन पॉपुलेशन वेरिएंस, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एच इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू द सिग्मा 2 नॉट। तो सिंपल सा तरीका है, बस इनके जो लिखने का तरीका है वो इससे लगता है कि हार्ड है, बट समझने में बहुत ईजी है। अब जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, सिंपल सा है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जो हम काई स्क्वायर टेस्ट है और जिसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया था वो ये फार्मूला यूज हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया एस स्क्वायर क्या हमारे पास सैंपल वेरिएंस है और सिग्मा स्क्वायर क्या हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस है। एन क्या हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या सैंपल साइज है हमारे पास, और n-1 क्या पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो ये जो हमारे पास है काई स्क्वायर इज इक्वल टू काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला का जो फॉर्मूला है वो ये है n-1 इंटू एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। लास्ट ईयर तो इसी फार्मूले के बेस पर क्वेश्चन आया था, हो सकता है कि इस बार भी पूछ लिया जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इतना बड़ा सिलेबस नहीं है और सिंपल सी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि दोबारा इसी बेस पर क्वेश्चन आ जाए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कर रखा है वन वेरिएंस टेस्ट का एग्जाम्पल है कि सैंपल ऑफ 51 बॉटल्स वाज सिलेक्टेड, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज 51 बॉटल्स वाज 2.35 एंड हैज़ इट चेंज्ड फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड टू CC 90% कॉन्फिडेंस लेवल। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में ये डेटा गिवन हो और आपसे पूछ दिया जाए कि काई स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू है वो बता दीजिए, बाकी अगर पूरा सॉल्यूशन है कि हाइपोथेसिस मानी है फिर उसके बाद करना है, वो मेरे हिसाब से गेट में नहीं आएगा। अगर हो सकता है कि लास्ट फाइनल रिजल्ट पूछा जाए तो हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ काई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू पूछी जाए, तो वो आपको इस फार्मूले से निकल जाएगी n-1 एस स्क्वायर अपॉन में सिग्मा स्क्वायर। तो n-1 n कितने हमारे पास 51 माइनस 1 50 इंटू का एस स्क्वायर, सैम्पल साइज कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.35, तो इसका वेरिएंस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, उसका स्क्वायर हमारे पास वेरिएंस हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आया 69.03 काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो काई स्क्वायर कॉन्फिडेंस लेवल, अब इतना तो अगर पूछा गया गेट एग्जाम में तो हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए और उससे भी आगे पूछा गया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू किसके बेस पे आएगी हमारे पास, कॉन्फिडेंस लेवल और डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होती है, n-1 के बराबर, मीन्स 50 की वैल्यू
एक टेबल होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 50 हो गया और हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 90 हो गया। तो उसके बेसिस पे हमारे पास जो क्रिटिकल रेंज आएगी वो आएगी 34.76 से 67.5 आएगी। ये भी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन आपको जो मैं अभी इस एग्जांपल से समझाना चाह रहा था वो था कि कैसे इन टर्मिनोलॉजी या जो भी हमने सिम्बोलॉजी यूज़ किया कैसे यूज़ करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है n-1 s²/σ²। अभी हमारे पास वैल्यू जो है आउटसाइड द क्रिटिकल रेंज से बाहर आ रही है, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएगी, फेल टू रिजेक्ट H0। और H0 इसके अंदर क्या माना जाता है कि सैम्पल वेरिएंस जो है हमारे पास स्टैंडर्ड वेरिएंस के बराबर है। तो वो आपको देखकर भी पता चल रहा है कि इक्वल नहीं है हमारे पास। देखकर तो नहीं पता चलता है, फिर तो इसका मतलब नहीं है इस टेस्ट का, क्योंकि हमारे पास सैंपल लिया है तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास पता नहीं रहती, तो आपको देख के नहीं बता सकते। लेकिन आप इस क्रिटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके आप रिजेक्ट या एक्सेप्टेबल फॉर्म में बता सकते हो। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट कैसे करना है, द chi-square statistic is a chi-square test for one variance is calculated the sample variance divided by the known population variance s² is divided by σ². It is used to determine whether the difference between the sample and population variance is statistical significant. तो हमारे पास डिफरेंस तो है, क्योंकि डिफरेंस तो हम आँखों से देख रहे हैं कि एक का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है पॉपुलेशन का और हमारे पास सैंपल का 2.35, तो ऑब्वियसली इनका वेरिएंस तो डिफरेंस होगा। लेकिन वो जो डिफरेंस है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो हमें कैसे पता चलेगा, chi-square टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पता चलेगा। मीन्स हम क्रिटिकल वैल्यू अगर उस chi-square टेस्ट की जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू के अंदर आ रही है तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंटली उसके अंदर है, मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है। और अगर उसके बाहर आ रही है वैल्यू तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो बस इस टेस्ट को परफॉर्म करने का एक सिंपल सा यही पर्पज़ है हमारे पास। तो आपको ये फार्मूला याद हो गया और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको पता हो गई। आगे देखते हैं कि एक chi-square टेस्ट इज यूज टू नॉर्मलाइज नॉमिनल समटाइम्स सच एज कैटेगरिकल डेटा। इट इज़ प्रोनाउंस्ड काई and is frequently written as chi-square test. It's used to compare the observed frequencies in each sample's response category. The null hypothesis of a chi-square test is the nominal variables have no relationship but that they are independent. तो हमारे पास null hypothesis का मतलब क्या होता है chi-square टेस्ट के अंदर कि जो भी नॉमिनल वेरिएबल्स हैं वो उनके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं है, मीन्स वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो नल हाइपोथेसिस ऑफ ए chi-square टेस्ट इज दैट द नॉमिनल वेरिएबल्स हैव नो रिलेशनशिप दैट दे आर इंडिपेंडेंट। H0 नल हाइपोथेसिस का क्या है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द नॉमिनल वेरिएबल्स और वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। और H1 क्या हमारे पास क्या H0 ट्रू नहीं है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है chi-square का वो दूसरा फार्मूला ये भी होता है कि ऑब्जेक्ट वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू का समेशन। अगर इसको और सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो आप आगे एक और आएगा उसमें आप देख सकते हो। तो अभी क्या है, जैसे इस फॉर्मूले में दे रखा है कि chi-square इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिविजिबल। तो हमारे पास इस chi वैल्यू से अगर ये क्रिटिकल रेंज में आती है तो हमारे पास H0 जो रिलेशनशिप का है मीन्स, और ये जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेबल होगी, रिजेक्टेबल नहीं होगी। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब हो गया कि जो नॉमिनल वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, वो जो वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो chi-squares का जो दूसरा फार्मूला हो सकता है कि इस बार गेट एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए, आपको ऑब्जर्व वैल्यूज दे दी जाए और एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दी जाए, तो आप उससे chi-square वैल्यू निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो कि ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये भी आप याद में रखना। एक chi-square टेस्ट symbolically represented as chi-square is basically a data analysis on the basis of observations of a random set of variables. Usually it is a comparison of two statistical data sets. So this test was introduced by the Carl Pearson in 1900 for categorical data analysis and distribution, so it was mentioned as a Pearson's chi-square test. The chi-square test is used to estimate how likely the observation data made would be by considering the assumption of the null hypothesis as true.
तो वो एक दूसरे से कितना रिलेटेड है हम वो भी रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं हमारे पास। ये हाइपोथेसिस हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी। ये हाइपोथेसिस इज ए कंसिडरेशन दैट एक गिवन कंडीशन और स्टेटमेंट माइट बी ट्रू। तो हाइपोथेसिस हम तब से बोले आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस का मतलब है कि जो भी हमने कंडीशन मानी, जैसे हमने नल हाइपोथेसिस माना था कि जो सैंपल वेरिएंस है पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल है, वो हमने नल हाइपोथेसिस मानी। तो हम क्या एक कंडीशन मानते हैं, स्टेटमेंट मानते हैं जो ट्रू हो सकती है, माइट बी ट्रू, विच वी कैन टेस्ट आफ्टरवर्ड्स, उसको हम बाद में टेस्ट करते हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट आज यूजुअली क्रिएटेड फ्रॉम ए सम ऑफ स्क्वायर्ड फॉल्सिटीज और एरर्स ओवर द सैंपल वेरिएंस। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या है हमारे पास कि सम होता है एरर्स के स्क्वायर्स का, जो भी सैंपल हमने वेरिएंस लिया उसके एरर्स के स्क्वायर का सम होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर ऊपर की चीज़ें वन वेरिएंस टेस्ट के लिए जो भी मैंने एग्जांपल कराया वो अगर आपको समझ आ गया तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। वही सेम चीज़ें आपको घुमा फिरा के एक ही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद क्या हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन वी कंसिडर द नल स्पेकुलेशन इज ट्रू, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक is called a chi square distribution. The chi-square test helps to determine whether there is a notable difference between the normal frequencies and the observed frequency in one or more classes or category. It gives the probability of independent variables. तो मैंने जैसे अभी फॉर्मूला पढ़ाया था कि समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज़ माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, ये क्या रिप्रेजेंट करता है काई स्क्वायर, ये हमारे पास डिपेंडेंसी करता है। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल है तो हमारे पास वो इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो देखा जाए तो काई स्क्वायर टेस्ट हेल्प करता है हमारे पास कि जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज है और जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, नोटेबल है या नहीं है। और इससे जो हमारे पास इसकी हेल्प से जो काई स्क्वायर की वैल्यू है उसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है किसकी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो कि काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। कैसे निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे टेबल होती है उससे हम प्रोबेबिलिटी भी देख सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का कैसे यूज़ है। बस एक चीज़ याद रखिए कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हम उससे। काई स्क्वायर टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कैटेगरिकल डेटा। ये अगर हो सकता है कि 1 मार्क्स में पूछा जाए कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो जनरली कैटेगरिकल डेटा के ऊपर परफॉर्म होता है, सच एज मैन एंड वुमेन फॉलिंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ जेंडर, एज, हाइट एक्सेट्रा। तो एग्जांपल ले रखा है मैन और वुमेन ले रखे हैं, तो जेंडर के बेस पे उनको कैटेगराइज कर रखा है या एज के बेसिस पे या हाइट के बेसिस पे। अगर ऐसा डेटा अवेलेबल है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे प्रोबेबिलिटी का हम पढ़ रहे थे, तो पी वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी है टू कैलकुलेट द पी वैल्यू। द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड इन स्टैटिस्टिक, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी इंडिकेट्स द डिफरेंट हाइपोथेसिस इंटरप्रिटेशन आर गिवन बिलो। तो हमारे पास अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है रिजेक्ट होती है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी या तो नहीं, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0.05 है। और अगर हमारे पास हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल हो रही है तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास 0.05 से ज़्यादा है। ये हो सकता है 1 मार्क्स में पूछा जाए, तो आप ये चीज़ याद रख सकते हो कि रिजेक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.05, एक्सेप्ट के लिए प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.05 है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांस और रिस्क और अनसर्टेनिटी। इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ द सैंपल और द अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि आउटकम जो है सैंपल का और अक्रेंस ऑफ द इवेंट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक इट इज़ more about how we handle various data using different techniques. It helps to represent complicated data or bulk data in a very easy and understandable way. It describes the collection, analysis, interpretation, presentation and organization of data. The concept of probability and statistics is related to the chi-square test. तो जो हमारे पास जब स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो डेटा के बारे में, उसका कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसा डेटा, उसको भी डिस्क्राइब करता है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने का और उसको एनालिसिस करने का अलग डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी
से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का थोड़ा मीन्स दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, और जो कि हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट से परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैंने आपको बताया, नल हाइपोथेसिस का यूज़ करके आप वो स्टैटिस्टिकल उसके अंदर क्लास के अंदर या उतना मीन्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है डिफरेंस, वो काई स्क्वायर टेस्ट से हम परफॉर्म कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द काई स्क्वायर टेस्ट। 2 times द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द वेरिएंस, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द मीन डिस्ट्रीब्यूशन, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेज। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हो कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमारे पास, सैम्पल साइज माइनस का 1 होता है। और एक और चीज़ अगर आपको बता दूँ तो ये हमारे पास रो -1 इंटू कॉलम -1 होता है। ये आपको फॉर्मूला भी आगे देखने के लिए मिलेगा। तो काई स्क्वायर टेस्ट का एक ये भी है, तो 2 times ऑफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द वेरिएंस, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू द मीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने ये जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था कि काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, याद रखना है, रख सकते नहीं हो, रखना है, क्योंकि गेट एग्जाम में हो सकता है इस बार इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आए। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो नोन द काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ एसोसिएशन विच इज यूज टू डिटरमाइन द एसोसिएशन अंडर कैटेगरिकल वेरिएबल्स। तो ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इतना ही फॉर्मूला है ये जनरली किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं इससे हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी। तो ये काई स्क्वायर ऑफ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस उसी चीज़ से रिलेटेड है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए। हमारे पास एग्जाम में पूछने के लिए ये चीज़ हो सकती है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे किया गया। तो इससे आपको क्या काई स्क्वायर समझ आ जाएगा पूरा, और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि सर्वे ऑन कार्स हैड कंडक्टेड इन 2011 एंड डिटरमाइंड दैट 60% ऑफ कार ओनर्स हैव ओनली 1 कार, 28% हैव 2 cars, 12% हैव 3 or more cars. Supposing that you have decided to conduct your own survey and have collected the data below, determine whether your data support the result of the study. तो हमारे पास स्टडी की गई और हमने एक खुद से सर्वे किया। अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वही चीज़ की गई है। यूज ए सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05, 5% सिग्निफिकेंस लेवल दे रखा है। एज गिवन डेट आउट ऑफ 129 कार ओनर्स 73 ऐड 1, 38 ऐड 2। तो हमने क्या जो सैंपल किया, जो सैंपल था हमने किया, जो सर्वे किया उसमें 129 कार ओनर्स का क्या पाया कि 73 जो एक कार रखते हैं और 38 जो 2 कार्स रखते हैं। तो 3 और 3 से ज़्यादा कितनी हो जाएंगी, 129 में से इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर दोगे तो वो निकल जाएगी। तो अब पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। लेट अस स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सबसे पहला स्टेप, एच नॉट को माना है कि द प्रोपोर्शन ऑफ कार ओनर्स विद 1, 2 और 3 कार्स इज 0.6, 0.28 एंड 0.12 रेस्पेक्टिवली। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ द कार विद 1, 2 और 3 कार डज नॉट मैच द प्रपोज मॉडल। तो जनरली वही चीज़ मानी गई नल हाइपोथेसिस में कि जो हमारे पास स्टडी के थ्रू जो डेटा गिवन है वो हमारे पास उतना ही डेटा है। पहले नल हाइपोथेसिस में ये माना गया कि जो भी हमारे पास स्टडी में था डेटा 0.6, 0.28 और 0.12 उतना ही है। अब वो सही है या नहीं है वो हमारे पास टेस्ट परफॉर्म करने के बाद पता चलेगा। H1 के अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस मीन्स कि वो डेटा सही नहीं है। तो उसके बाद हमने क्या काई स्क्वायर को परफॉर्म किया। काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट इज अप्रोप्रिएट बिकॉज वी आर एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंगल कैटेगराइकल वेरिएबल। तो इसके लिए हमारे पास काई स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, अब देखिए हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज़ कितनी है। जो हमने सैंपल लिया था उसकी वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यूज हो गई कितनी, 73, 38 और फिर 129 टोटल था, उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस किया तो कितना आ गया, 18 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास 1 कार के लिए 73, 2 कार के लिए 38, 3 कार के लिए 18। और एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी जो स्टडी के हिसाब से थी, वो थी 0.6, 60% ऑफ 129
28% ऑफ 129 एंड 12% ऑफ 129। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गई हमारे पास, और जो हमने ऑब्जर्व की अपनी स्टडी अपने सर्वे में वो हमने ऑब्जर्व वैल्यूज हो गई। अब ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर, और फिर हमने ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपन में ई आई निकाला। तो ये क्या है हमारे पास, ये समेशन इन समेशन करेंगे तो काई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.7533 आ गई हमारे पास। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया काई स्क्वायर का, समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 0.7535। तो इस बेस का हमारे पास एक तो काई स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद भी अगर हमें इस टेस्ट को पूरा अच्छे से परफॉर्म करना है तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। लेट्स कंपेयर इट टू द काई स्क्वायर वैल्यू फॉर द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। मीन्स हमें गिवन था 5% सिग्निफिकेंस वैल्यू लेवल के लिए, ये मल्टीप्लाई नहीं है परसेंटेज है, तो 0.05 वैल्यू के लिए। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितने लिया, 1 2 और 3 और मोर के लिए कितना हो गया, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, तो n-1 हो गया हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब आप टेबल देखोगे 0.05 और 2 के लिए, तो आपको टेबल किस टाइप की मिलेगी, देखिए आप टेबल देखिए इस टाइप की। ये मैंने आपको और प्रोवाइड नहीं की है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो ये टेबल आपको देगा। बस आपको क्या है, इस टेबल को रीड कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये DF डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमारे पास 2 था, उसके बाद 5% सिग्निफिकेंस लेवल मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू किसके लिए, 0.05 के लिए। तो P क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अगर आप मैच करोगे DF 2 के लिए 0.05 के लिए P की वैल्यू कितनी है, 5.99। तो हमारे पास जैसे इस एग्जाम्पल में सॉल्व किया था 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 के लिए हमारे पास जो वैल्यू आई P की वैल्यू मीन्स क्रिटिकल वैल्यू, वो हमारे पास कितनी आई, 5.99। और हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई हमारे पास 0.7533। डेट मीन्स 95% आउट ऑफ 100 ए सर्वे डेट एग्रीज विद ए सैम्पल विल हैव ए काई स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5.99 और लेस। द काई स्क्वायर statistic is only 0.7533, so we will accept the null hypothesis। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई 5.99 जो टेबल से आई, और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई वो आई हमारे पास 0.7533 जो कि हमारे पास 5.99 से कम है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है 5%, ये 5% वो वैल्यू है कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करते हैं तो इसका 5% जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये 95% है हमारे पास। तो ये जो 95% है वो सर्वे एग्रीज सैम्पल विल हैव ए काई स्क्वायर वैल्यू ऑफ 5.99 और लेस। तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास 10% लेवल पे देते हैं अल्फ़ा या कॉन्फिडेंस लेवल, अगर हमारे पास 10% होता मीन्स ये होती 10% नहीं, ये 1% हो गया। अगर अल्फ़ा मीन्स वैल्यू अगर 0.01 पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे निकालते तो 9.21 वैल्यू हमारे पास आती। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, 9.21 आती। इसका मतलब क्या है कि जो 99% है, 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 ये सर्वे डिग्री ऑफ सैम्पल विल हैव द 9.21 या उससे कम वैल्यू यहाँ पर काई स्क्वायर की होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5.99 और 0.05 के लिए। तो हमारे पास ये 5% के लिए है, और हम इसी से समझ लेते हैं कि इस वैल्यू के लिए जो टेबल में आई 5.99 या उससे कम आएगी हमारे पास स्क्वायर वैल्यू। 95 टाइम्स हमारे पास ऐसा होगा कि जो भी हमारे पास डेटा होगा वो हमारे पास सही होगा। तो हमारे पास अगर वैल्यू काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल से जो भी वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पर 5.99 आई, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास अगर टेबल की वैल्यू से कम आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या था कि जो भी हमने स्टडी की, हमें स्टडी से जो डेटा मिला, जैसे हमारे पास उसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि जो भी हमारे पास स्टडी से डेटा मिला 60%, 28% और 12%, ये हमारे पास करेक्ट है।
क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस में क्या माना कि प्रोपोर्शन ऑफ द कार ओनर विद 1, 2 और 3 कार्स इज 0.6, 60%, 28% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। तो ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया टेबल की वैल्यू से काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो कम आई, तो हम क्या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्टेबल है तो हमारे पास जो भी हमने नल हाइपोथेसिस मानी थी वो सही है हमारे पास स्टेटमेंट। अगर आपको फिर भी देखा जाए कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप देखिए, आप 73 को अगर 129 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, वो जनरली 56% के करीब आएगा। और अगर आप 38 का ये हमारे पास 56% के करीब आएगा, और 38 का अगर आप 129 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालोगे तो ये हमारे पास 29% आएगा। और जब आप 18 को निकालोगे तो 14% के करीब आएगा। तो आप देख सकते हो कि 12%, 28% और 60%, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है। तो हम अब पूरे पॉपुलेशन के डेटा को, या फिर जो भी हमारे पास टोटल डेटा है उतने का सैंपल, हमने सैंपल तो इतने का लिया सिर्फ 129 का, तो हम उसको ट्रू माने या नहीं माने। तो हमने नल हाइपोथेसिस किया और ट्रू माना, और फिर उसके बाद हमने काई स्क्वायर टेस्ट को परफॉर्म किया। अब वो रेंज जो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो कम आ रही है किससे, कम आ रही है हमारे पास जो टेबलर फॉर्म से जो हमारे पास वैल्यू आई उससे कम आ रही है। तो हमारे पास टेस्ट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जैसे इस केस में क्या है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी स्टडी जो है उस रेंज में हो चुकी है जो हमारे पास स्टडी मीन्स जो हमने सर्वे से किया 56% आ रहा था हमारे हिसाब से, 29% आ रहा था और 14% आ रहा था। लेकिन हमारे पास जो स्टडी के हिसाब से था वो था 60%, 28% और 12%। तो हमें मान के चले, क्योंकि हमारे पास इस रिजल्ट से क्या आ रहा है कि ये जो डेटा गिवन है स्टडी के हिसाब से वो ट्रू है, क्योंकि हमारे पास काई स्क्वायर की वैल्यू जो है टेबलर फॉर्म की वैल्यू से कम आ रही है। अब देखिए, आपको मतलब तो पता चल गया, हर एक चीज़ का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर एग्जाम में किसी भी बेसिस पर, किसी भी बीच में से या फ्रंट में या पूरा एंड में जाके आपसे पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। और उसके बाद अगर टेबलर फॉर्म को कैसे रीड करना है वो भी देख लेते हैं कि द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 3 प्रोबेबिलिटी लेवल्स इज प्रोवाइडेड हियर। 3 प्रोबेबिलिटी लेवल है हमारे पास इस टेबलर फॉर्म में। द स्टैटिस्टिक here to use to examine whether distribution of certain variables vary from one another. The categorical variable will produce data in the categorized and numerical values will produce data in numerical form. वो छोड़िए, आप ये चीज़ देखिए कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो जनरली R-1 इंटू C-1 होता है। C हमारे पास क्या है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम, और R जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। तो मैंने आपको टेबल को रीड करना बता दिया है। जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास पिछली केस में 2 था और 0.05 था, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5.99 आ गई। और हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी 5.99 से कम थी, तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेबल हो गई थी हमारे पास। अब इतनी सारी चीज़ें आप गेट में हो सकता है पूछ ली जाए, हो सकता है किसी थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाए, तो काई स्क्वायर टेस्ट से रिलेटेड आपको जो भी होगा वो उससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको पूरा कवर कर दिया। बस ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था वो भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा हार्ड लेवल तो नहीं पूछा था लास्ट टाइम, और 23 में मुझे लगता है कि एक ना एक क्वेश्चन काई स्क्वायर टेस्ट पे तो ज़रूर आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि गिवन क्या है। सैम्पल वेरिएंस गिवन है, सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है 14.8। उसके बाद हमारे पास सैम्पल वेरिएंस गिवन है एस स्क्वायर 15.4, और हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है टोटल। तो ये ऐसे गेट जो छोटी मोटी चीज़ें खेलता रहता है हमारे साथ। तो n-1 वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, n की वैल्यू 11 होगी यहाँ पर, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-1 उसकी वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो आप सिंपल एक जो फार्मूला मैंने बताया था वो आप यूज कर सकते हो। काई स्क्वायर वैल्यू के लिए हमारे पास था n-1 इंटू एस स्क्वायर अपन में सिग्मा स्क्वायर। n-1 की वैल्यू है हमारे पास 10, एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एस स्क्वायर वैल्यू है हमारे पास 15.4 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 14.8। वेरिएंस दे रखा है तो स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर नहीं करना है हमारे पास वैल्यू का। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में पता होनी चाहिए। अगर सिग्मा लिखता तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता, तो वेरिएंस निकालने के लिए उसके लिए स्क्वायर करना पड़ता। जैसे कि मैंने आपको एक
एग्जाम्पल में करवाया था अभी। तो वही चीज़ें हैं कि गेट में जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, और जो भी डेटा गिवन है उसको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। तो हमारे पास इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 10.40 आएगा हमारे पास। तो काई स्क्वायर की वैल्यू 10.40, और जो गेट में हमारे पास रेंज दे रखी थी आंसर की के अंदर वो 10.38 से 10.44 दे रखी थी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10.40। तो ये हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर था। और अगर आपको समझ आया और कोई डाउट है, अगर समझ नहीं आया कुछ अच्छे से, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद मुझे तो लगता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो मैंने नहीं समझाई होगी। और काई स्क्वायर से रिलेटेड या फिर जितने भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप मेरी लेक्चर सीरीज़ देख लीजिए, उससे रिलेटेड और उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं गेट एग्ज़ाम में, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेक्चर और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।